हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में हम आज बात करेंगे 1 अक्टूबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। दूसरा प्रश्न था कि आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है। तो शुभम पटेल ने इसका अच्छा आंसर किया है कि मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना 1981 में भोपाल में की गई थी। भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया का तीसरा व फिल्म बनाने के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाई गई थी। यह एक मूक फिल्म थी। भारतीय फिल्म उद्योग बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NFDC की स्थापना 1975 में की गई थी, जिसका मुख्य केंद्र है मुंबई। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी और इसका जो निर्देशन है ये ईरानी कोई थे, इनके द्वारा ये आर्देशिर ईरानी द्वारा बनाई गई थी। फिल्म जगत में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के है, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। ऐसे प्राप्त करने वाली पहली पहले जो दादा साहब फाल्के अवार्डी थे वो थे देविका रानी थी, जिनको सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड है, जो 1929 में प्रारंभ किया गया था। इसे प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी भानु अथैया। भारत में फिल्मी जगत में आईफा अवार्ड सन 2020 में इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। बात करें कोरकू जनजाति की, तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर प्रमुख रूप से पाई जाती है। छिंदवाड़ा बैतूल में प्रमुखता से, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, जबलपुर में भी यह जनजाति पाई जाती है। कोरकू मुंडा व कोल जनजाति की एक प्रशाखा है। कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्यों का समूह। ये प्रोस्टो ऑस्ट्रियाइड वर्ग की द्रविड़ जनजाति मानी जाती है। कोरकुओं का रंग काला, कद मध्यम, नाक चौड़ी और चपटापन लिए हुए, हॉट मोटे शरीर, हष्ट पुष्ट व बाल इनके काले होते हैं। देखिए, ये लैंग्वेज जो है वो बहुत ही अच्छी नहीं है। इसको लैंग्वेज को सुधारने की कोशिश कीजिए। और इसमें देखिए एक चीज़ है, कहीं भी हम अगर लिखते हैं तो जब कोई कॉपी चेक करने वाला बंदा होता है, ठीक है, तो कॉपी चेक अब कहीं कॉमा लगाया नहीं हुआ है आपने, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि क्या चल। मैं जब नहीं सही पढ़ पा रहा हूँ तो कॉपी चेक करने वाला बंदा सही नहीं पढ़ेगा, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखा करें, ठीक है। और ये पितृ समाज जो होता है, मतलब इनका जो समाज होता है वो पितृ सत्तात्मक होता है और टोटम पर आधारित समाज है। इनके 2 प्रमुख वर्ग होते हैं, राजकोकरू और पठारिया। इनमें लमझना प्रथा या घर दामाद प्रथा, चितौड़ा प्रथा, राजी बाजी प्रथा, तलाक अथवा विवाह प्रथा, हट विवाह प्रथा, अंतर विवाह प्रथा, ये सब प्रचलित हैं। ये सामान्यतः बांस, खपरेल व लकड़ी से निर्मित घरों में रहते हैं, जिनके चारों ओर बाड़ लगी होती है। इनका प्रमुख व्यवसाय जो है वो कृषि व अखेट है, अखेटन मतलब शिकार करना। शुभम बर्वे ने भी इसका अच्छा आंसर किया है, तो ये आप देख सकते हैं। कमेंट्स जरूर पढ़ लिया करें। अब आज के लिए हमारा जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये कमेंट करके आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है। ये 2 प्रश्न कमेंट करके आपको बताना है। हमारा जुलाई का जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो आ चुकी है। इसके अलावा 6th मंथ का एडिशन भी जनवरी से लेके जून तक का अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। पूरा 2020 का पूरा कंटेंट है। इसके अलावा जुलाई 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो ये 2 पार्ट्स में आपको लेना होगा। इससे संबंधित क्वेरी करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। ये नोट्स भी अगर आप लेना चाहें तो ये व्हाट्सएप नंबर इस पर दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हैं। एक और चीज़, एक्चुअल में कई लोग कमेंट करते हैं कि सर PDF कहाँ मिलेगी, PDF कहाँ मिलेगी। भैया, मैं हर वीडियो में तो आपको बताता हूँ कि जो PDF है उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। इसलिए कमेंट्स इस तरीके के ना करें, पहले वीडियो देखें, समझें, उसके बाद फिर आप कमेंट किया करें। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो वन्य प्राणी सप्ताह है ये 1 से 7 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर माह का जो पहला वीक होता है उसमें वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। तो राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह जो है वो मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा, ठीक है। और अलग अलग तरीके के मतलब कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इसमें। तो जो वन विहार स्थित विहार वीथिका है उस मतलब वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, उसमें
भोपाल में जो है उसमें प्रमुख सचिव वन विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं अशोक बर्णवाल, वो वन्य प्राणी सप्ताह का शुभारंभ करने वाले हैं। वन्य प्राणी सप्ताह की अगर बात करें तो देखिए देश भर में प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसमें से कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक, और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह के तहत कार्यक्रम के आयोजन करती हैं। लेकिन पहला वीक जो होता है, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है, इसको मनाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में। कुछ फैक्ट्स और इससे संबंधित हम डिस्कस करते हैं कि जैसे इसकी शुरुआत कब हुई थी। वन्य प्राणी दिवस सबसे पहले 7 जुलाई को मनाया गया था, ठीक है, वर्ष 1955 में 7 जुलाई को प्रथम वन्य प्राणी दिवस, यानी कि वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है, 7 जुलाई को। तब से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आमजन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह सप्ताह मनाया जा रहा है। मतलब ये 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1956 से लगातार इसको मनाया जा रहा है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की ओर से यह सप्ताह मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से विश्व स्तर पर विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। ये सारी डेट्स याद रखिए। 3 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस हो जाएगा, 7 जुलाई वन्य प्राणी दिवस हो जाएगा, ठीक है, और वीक कब हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह कब हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 से लेकर 7 अक्टूबर। वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने के लिए सर्वप्रथम 1872 में वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित किया गया था, ठीक है, ये आजादी से पहले की बात हो रही है। 1927 में भारतीय वन अधिनियम अस्तित्व में आया था, जिसके प्रावधानों के अनुसार वन्य जीवों के शिकार एवं वनों की अवैध कटाई को दंडनीय अपराध घोषित किया गया था, ठीक है। इसके बाद फिर 1982 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक स्वशासी संस्थान भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की गई थी। चलिए कमेंट करके बताएं कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है। इसके अलावा वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं वो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, ठीक है। फैक्ट्स आप जो है याद रखिए। मध्य प्रदेश से संबंधित कोई भी इस प्रकार का फैक्ट होता है वो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। स्टैटिक जीके के थ्रू इसको हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग ने किसके लिए देवनारायण बोर्ड का गठन कर दिया है। तो अभी हाल ही में देखिए ये प्रोसेस बहुत दिन से चल रही थी, कांग्रेस की सरकार में चलती रही, बीजेपी की सरकार में भी चलती रही, लेकिन अभी हाल ही में उपचुनाव के मद्देनजर देवनारायण बोर्ड का गठन कर दिया गया है मध्य प्रदेश के अंदर जो गुर्जर समुदाय के लोग हैं उनके लिए। तो मध्य प्रदेश का जो अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग है उसने गुर्जरों के हित में काम करने के लिए देवनारायण बोर्ड का गठन किया है। अब ये देवनारायण बोर्ड ही क्यों कहा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि देवनारायण बोर्ड ही इसको नाम क्यों रखा गया है। देखिए देवनारायण क्या है आपको पता है, जो राजस्थान है, राजस्थान की जाति है एक गुर्जर। कई बार आपने देखा होगा कि गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं कई बार मतलब इस तरीके के आंदोलन वगैरह करते रहे हैं आरक्षण के लिए राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो राजस्थान के लोक देवता और एक योद्धा थे देवनारायण, इन्हीं के नाम पर देवनारायण बोर्ड का गठन जो है वो किया गया है। ये लोक देवता को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं गुर्जर समुदाय के लोग, ठीक है, और इनकी पूजा जो है वो मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में की जाती है, ठीक है। ध्यान रखिए राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश। इनका एक भव्य मंदिर जो राजस्थान का भीलवाड़ा जिला है उसकी असिंध में बनाया गया है। देवनारायण की बात करें तो ये बगड़ावत वंश के थे, नागवंशीय गुर्जर थे। इनका मूल स्थान वर्तमान में अजमेर के निकट नाग पहाड़ था। अभी वर्तमान के अजमेर के पास में नाग पहाड़ इनका मूल स्थान था। तो इससे संबंधित पूरी जानकारी आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गैस प्रभावित क्षेत्रों में पीपीपी मोड के तहत कितने स्थानों पर योग केंद्र खुलेंगे। तो ये टोटल जो योग केंद्र हैं वो खोले जाएंगे 7, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी गैस प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर 7 स्थानों पर, प्रमुख रूप से जो भोपाल है आपका वहां पर, ठीक है, ये योग केंद्र जो है वो खोले जाने का निर्णय अभी लिया गया है। इनका जो संचालन का दायित्व है वो निजी क्षेत्र को पीपीपी मोड के तहत दिया जाएगा, ठीक है।
पीपीपी मोड के तहत पूरा संचालन इनका किया जाएगा और निजी क्षेत्र को इनमें फिटनेस सेंटर भी सशर्त रूप से खोलने का अधिकार मिलेगा। वो फिटनेस सेंटर भी इसके अंदर खोल सकते हैं। ठीक है, इनमें गैस पीड़ित जो लोग हैं उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और यह काम जो है वो स्फूर्ति योजना के तहत किया जाएगा। ठीक है, गैस त्रासदी की बरसी के समय इन केंद्रों को शुरू करा दिया जाएगा। ऐसा भी निर्णय लिया गया है कि गैस त्रासदी से पहले ये शुरू किए जाएंगे। गैस त्रासदी कब? यानी कि 3-4 दिसंबर। अब यहाँ पे बात करते हैं स्फूर्ति योजना के बारे में। स्फूर्ति योजना की जो शुरुआत है वो वर्ष 2005 में करी गई थी क्लस्टर डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से। ठीक है, भारत सरकार का जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय है उसके द्वारा स्फूर्ति योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार की एक ये आपकी योजना है। ठीक है, ध्यान रखिए 2005 में इसे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार पन्ना और छतरपुर की खदानों में निकलने वाले हीरे की प्रोसेसिंग के लिए किस जगह प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगी? तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जिनका संबंध है मंडला जिले से। इनका जन्म भी मंडला जिले में हुआ था, वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हीरा हमारे यहाँ पन्ना में निकाला जाता है, कुछ खदानें छतरपुर में भी मिल चुकी हैं। पन्ना की हीरा की जो भी इसकी प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग जनरली जो है आपका जो गुजरात है वहां पर होती है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो हीरे की प्रोसेसिंग है उसको करने के लिए मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है इसका चयन किया गया है। हालांकि यहाँ पे अभी सर्वे जो है वो किया जा रहा है। तो केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने ये जानकारी दी है। दैनिक भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा कहा है कि हम ग्वालियर में इस तरीके का एक सर्वे करवा रहे हैं हीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए। ठीक है, तो पन्ना और छतरपुर की हीरों की खदानें से निकलने वाला जो हीरा है उसको ग्वालियर में तराशने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी। इस यूनिट में प्रदेश में मिलने वाला कच्चा आयरन और लाइम स्टोन को भी तैयार किया जा सकेगा। ठीक है, साथ ही ग्वालियर के साथ साथ इंदौर और जबलपुर में भी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। तो ग्वालियर में तो ये लग रहा है, अगर ग्वालियर सूटेबल नहीं होता है तो इंदौर या जबलपुर में भी इसको बनाया जा सकता है, या हो सकता है तीनों जगह बनाने का निर्णय लिया जाए। ठीक है, हालांकि अभी एकदम फैक्चुअल न्यूज़ नहीं आई है कि ऐसा होगा ही। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसी प्रोसेसिंग बात आई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी प्रोसेस चल रही होगी। बात करें फग्गन सिंह कुलस्ते की, तो वर्तमान में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री हैं। भारत की 17वीं जो लोकसभा है, यानी कि अभी जो भारत की 17वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है, नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है प्रधानमंत्री के रूप में। तो वर्ष 2019 के चुनाव में भी मध्य प्रदेश के मंडला से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। इसके अलावा मंडला ही इनका जन्म स्थान है। नेक्स्ट हमारा देखिए, वैट वैल्यू एडिड टैक्स जो होता है आपका, उसके लिए वैट एक्ट के तहत चल रहे टैक्स विवादों के निपटारों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट यानी कि OTS वन टाइम सेटलमेंट योजना एक लेकर आई है, जो 26 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। एक्चुअल में योजना नहीं है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये योजना नहीं है, एक सिंपल सा एक्चुअल में क्या है, मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 के पहले के जितने भी बैक टैक्स से संबंधित टैक्स विवाद हैं उनको निपटाने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए एक योजना ये इस तरीके की आई हुई है, जो 26 दिसंबर तक लगेगी कि भाई जैसे भी जो भी विवाद हैं वो 26 दिसंबर 2020 तक निपटाए जा सके। तो राज्य सरकार के एक अनुमान की अगर बात करें तो करीब करीब 4000 करोड़ रुपए के वैट के विवाद इस समय ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। ठीक है, और ये जो योजना आई है, इस योजना से करीब मध्य प्रदेश के 1.5 लाख वैट के डीलर्स जो है उनको लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने प्रारंभिक तौर पर इससे 100 करोड़ रुपए की राशि मिलने का अनुमान भी लगाया हुआ है। तो एक छोटी सी शॉर्ट टर्म स्कीम है जो है, जिससे इनको फायदा दिया जाएगा जिन्होंने 2017 से पहले के जिनके वैट टैक्स से संबंधित टैक्स विवाद चल रहे हैं। तो गाइस, ये पूरा था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक ग्रुप्स पे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।